गांधी जी की हत्या कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा की गई, इसके बारे में तो सभी को जानकारी है, पर इस हत्या के बाद क्या हुआ इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर हम पहले जीनोसाइड की बात करें तो वो 1948 में ब्राह्मणों के साथ तुरंत गांधी जी की हत्या के बाद ही शुरू हो गई। इन लोगों को मजबूर कर दिया गया अपने ही घरों से, अपने ही गाँव से, अपने ही शहर से, अपने ही राज्य से भाग जाने। मतलब अगर तुम ब्राह्मण हो चाहे किसी भी ग्रुप के तो तुम्हें मरना। पेशवा का पोजीशन महाराष्ट्र के ब्राह्मण होल्ड करते थे, पर ये ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान नहीं देते। किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट ने इस इंसिडेंट को कवर नहीं किया, या अच्छा ये होगा बोलना कि कवर नहीं करने दिया। इस वायलेंस को कई ऐसे लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया था जो या तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे या तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। गांधी जी अपने सिद्धांतों को लेकर इतना कट्टर थे कि अगर उन्हें हिंसा से आजादी मिलती तो उस आजादी को भी वो नहीं अपनाते। ये है आनंद खतावकर, सीनियर डायरेक्टर इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ डीएसएल चिराग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सन 1948 में इनके दादा पुणे के वन एमोंग रिचेस्ट मर्चेंट थे जिनके पास 3 कपड़े के दुकान थे, पर इन तीनों दुकानों को एक भीड़ के द्वारा आग लगा दिया जाता है। सर्वाइव करने के लिए इनके पास जो कुछ भी बचा खुचा होता है उसे भी वो बेच देते हैं, जिसके बाद वो एक पॉवर्टी के श्रेणी में आ जाते हैं। इनकी स्थिति धीरे धीरे थोड़ा बहुत 1970 के बाद ही ठीक होना स्टार्ट होती है। अब इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ब्राह्मण थे। एक और एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, डॉक्टर नारायण राव सावरकर जो वीर सावरकर के भाई थे, उन्हें इसी टाइम इसी भीड़ ने पत्थर मार मार कर उनकी हत्या कर दी, और ये इसलिए क्योंकि ये भी एक ब्राह्मण थे। अब सिर्फ ब्राह्मण होने से इन्हें मार क्यों दिया गया, इनके प्रॉपर्टीज को आग क्यों लगा दी गई? इसका उत्तर है 30 जनवरी 1948। इस दिन को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा, जो एक ब्राह्मण थे। गांधी जी की हत्या कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा की गई इसके बारे में तो सभी को जानकारी है, पर इस हत्या के बाद क्या हुआ इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये इसलिए क्योंकि इस बात को जानबूझकर इस देश के लोगों से छुपाई गई। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिपेंडेंट भारत का पहला जीनोसाइड और इसके बारे में किसी को पता ही ना हो। जी हाँ, अगर 1947 पार्टीशन के वक्त हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे फसाद हुए थे उसके बाद अगर हम पहले जीनोसाइड की बात करें तो वो 1948 में ब्राह्मणों के साथ तुरंत गांधी जी की हत्या के बाद ही शुरू हो गई थी। 30 जनवरी 1948 5:12 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और ये खबर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलने लगती है। पर इस खबर के साथ एक और खबर तेजी के साथ फैलती है, और वो ये कि गांधी जी को मारने वाला एक हिंदू ब्राह्मण है। सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में नाथूराम गोडसे नाम नहीं बल्कि उनके धर्म को लिखा गया, हिंदू गनमैन लिखा गया। अगले ही दिन 31 जनवरी 1948 को 15 लोगों की जान ले ली जाती है एक भीड़ के द्वारा, और ये जो 15 लोगों को मार दिया गया ये महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण ग्रुप चित्पावन ब्राह्मण ग्रुप से बिलोंग करते थे। अब इस ग्रुप को ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये वही ब्राह्मण ग्रुप है जिससे नाथूराम गोडसे भी बिलोंग करते थे। असैसिनेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर 50 से भी ज्यादा इनोसेंट ब्राह्मणों को मार दिया गया, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे सिटी से होती है, और ये इसलिए क्योंकि नाथूराम गोडसे इसी सिटी के रहने वाले थे। पुणे से धीरे धीरे ये किलिंग से महाराष्ट्र के अन्य शहरों में फैल जाती है, जिसमें सतारा, कोल्हापुर, विदर्भा, बॉम्बे, नागपुर जैसे शहर शामिल होते हैं। इन टोटल 5000 से 8000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी। महिलाओं के साथ रेप की घटना सामने आई थी, प्रॉपर्टीज को लूटा गया, प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया गया। इन लोगों को मजबूर कर दिया गया अपने ही घरों से, अपने ही गांव से, अपने ही शहर से, अपने ही राज्य से भाग जाने को। ये जो 8000 का नंबर था इसमें सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण शामिल नहीं थे। शुरुआती के दिन में सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा था, पर एक टाइम के बाद मरने वाले इंसान का कोई ग्रुप नहीं देखा जा रहा था। मतलब अगर तुम ब्राह्मण हो चाहे किसी भी ग्रुप के तो तुम्हें मरना होगा, और इसके पीछे भी एक कारण था। मराठा एम्पायर जिसके फाउंडर छत्रपति शिवाजी थे, उनकी कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट था वो पेशवा का था। मतलब पेशवा के ऊपर अगर कोई थे तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी और उनके बाद उनके डिसेंडेंट्स थे। पेशवा का पोजीशन महाराष्ट्र के ब्राह्मण होल्ड करते थे, पर ये ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, अपने राज्य, अपने लोग, अपने धर्म के लिए लड़ते भी थे। सारे पेशवास में से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पेशवा बाजीराव वन थे, क्योंकि ये उन गिने चुने लोग में थे जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी में एक भी बैटल नहीं हारा। ये वही ब्राह्मण पेशवा थे जिनकी वजह से मुगल शासक मराठा एम्पायर पे कभी कब्जा नहीं कर पाए। ये वही ब्राह्मण पेशवा थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर रूल का बढ़ चढ़कर अपोज किया। अर्ली 18th सेंचुरी मराठा एम्पायर में वीक रूलर होने के कारण पेशवास का पावर और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ गया। 18th, 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ऐसा कहा जाने लगा कि जिधर देखो उधर ब्राह्मण सी हैं। कहने का मतलब अधिकतर फील्ड में जैसे कि व्यापार हो गया, एजुकेशन हो गया, ब्राह्मण से ब्राह्मण दिखते थे, और ये चीज कई ग्रुप के लोगों को पसंद नहीं आती थी, और इसलिए ये लोग उस मौके की तलाश में थे जब ये इन ब्राह्मणों को साइडलाइन कर सके, ब्राह्मणों के दबदबे को खत्म कर सके
और ये मौका इन्हें 1948 में मिल गया जब एक ब्राह्मण के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। गांधी जी की हत्या का बहाना बनाकर इन्होंने अपना काम निकाल लिया। इसलिए तो पहले सिर्फ 53 ब्राह्मण्स को टारगेट किया जा रहा था, जिससे नाथुराम गोडसे बिलोंग करते थे, पर धीरे धीरे हर ग्रुप के ब्राह्मण्स को टारगेट किया जाने लगा। किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट ने इस इंसिडेंट को कवर नहीं किया, या अच्छा ये होगा बोलना कि कवर नहीं करने दिया गया, और जो थोड़ा बहुत जिसने भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया था उसे भी मिटा दिया गया। तो अब हम किस बेसिस पे आपसे इस न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी इस इंसिडेंट के बारे में छपा या लिखा गया वो सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स थे। गांधी जी की हत्या के बाद जो कुछ भी इस देश में हुआ उसके बारे में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मॉरिन पीटरसन ने रिसर्च करते हुए ब्राह्मण्स पे हुए वायलेंस के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण्स के साथ हुए इंसिडेंट में पूरी तरह से ब्राह्मण्स को रूरल महाराष्ट्र से साफ कर देने का इरादा था, और इसलिए लगभग 6 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज, जिसमें घर, मिल्स, फैक्ट्रीज, दुकानें शामिल थी, सभी को बर्बाद कर दिया गया ताकि सरवाइव करने के लिए उनके पास कुछ बचे ही ना। इस वायलेंस को कई ऐसे लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया था जो या तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे या तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो अलग अलग कांग्रेस कमिटीज के ऑफिस होल्डर्स तक थे, और ये जानकारी एक सीनियर कांग्रेस लीडर द्वारका प्रसाद मिश्रा ने ही खुद लिखकर बताया था। फिर बाद में इन कांग्रेसमैन को ज्वाइन करते हैं महाराष्ट्र से ही कुछ लोकल नन ब्राह्मण ग्रुप्स, जिन्हें लगता था कि इन्हीं ब्राह्मण्स की वजह से उनकी जिंदगी रुक सी गई है, तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण्स को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए इन्होंने ब्राह्मण्स के साथ ऐसा किया। गांधी जी एक अहिंसावादी इंसान थे और वो चाहते थे कि जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो भी उनके ही बताए हुए सिद्धांतों पर चले। गांधी जी अपने सिद्धांतों को लेकर इतना कट्टर थे कि अगर उन्हें हिंसा से आज़ादी मिलती तो उस आज़ादी को भी वो नहीं अपनाते, और यही उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी बताया था। गांधी जी ने सोचा होगा कि मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे फॉलोअर्स के द्वारा मेरे सिद्धांत हमेशा जिंदा रहेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? क्या उनके फॉलोअर्स के द्वारा उनके सिद्धांतों को जिंदा रखा गया? ये हमें तुरंत गांधी जी की हत्या के बाद ही पता चल गई। आयरनी की बात तो ये है कि वे लोग जो अपने आप को अहिंसावादी कहते थे, गांधीवादी कहते थे, गांधी जी की हत्या के बाद सबसे ज्यादा हिंसा उन्हीं लोगों ने फैलाई। जो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे वही उन लोगों ने किया। एक और उससे भी बड़ी चिंताजनक वाली बात यह है कि लोगों ने गांधी जी की हत्या का इस्तेमाल किया अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए। जितना दुख गांधी जी को गोडसे की गोली मारने पर नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा तो उन्हें अपने सो कॉल्ड अहिंसावादी फॉलोअर से हुई होगी, जिन्होंने 8000 इनोसेंट लोगों को मार दिया। गांधी जी की जिसने हत्या की उसे तो उसकी सजा मिल गई, पर जिन लोगों ने उन 8000 लोगों को मारा उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। इसी तरह 1984 में भी जब पीएम इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, तब उसके रिस्पांस में लगभग 8000 इनोसेंट सिख की हिंसा में जान चली जाती है। आखिर उनकी क्या गलती होती है? बस ऐसे ही कई और एग्जाम्पल हैं। बस इसी तरह इस नए भारत की कहानी, इस नए भारत की नींव रखी गई।